चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 5। राजवीर और अभिमन्यु एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। राजवीर अभिमन्यु के गले लग गया और बोला, थैंक्स अभी। अगर उस दिन तुम सही वक्त पर आकर मुझे जीप से नहीं निकालते तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। राजवीर को वो लास्ट वाला पल याद आता है जब अभिमन्यु कैडेट्स का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया था और कैसे उसने जीप पर बॉम्ब फेंकते हुए आदमी को देख लिया था और जीप ब्लास्ट होने से ठीक पहले राजवीर को जीप से बाहर खींच लिया था। राजवीर को बहुत चोटें आई थीं और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, पर अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और उसे लेकर झाड़ियों में छिप गया। किसी को कोई शक न हो इसलिए वो नैना और बाकी कैडेट्स के सामने भी नहीं आया। सबके जाने के बाद अभिमन्यु ने राजवीर को संभाला और उसे लेकर केएमए से दूर हॉस्पिटल ले गया। राजवीर का बहुत खून बह चुका था और कई जगह जल भी गया था। राजवीर की सर्जरी हुई और उसे खून चढ़ाया गया। उनकी सर्जरी कामयाब रही, पर कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया। इस दौरान अभिमन्यु ने उसका बहुत ध्यान रखा और साथ ही इस बात का भी कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। जैसे ही राजवीर की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई, अपने बाबा साहब की मदद से अभिमन्यु ने उसे तुरंत उस अस्पताल से निकाल लिया और वहां से बहुत दूर ले गया, जहां डॉक्टर्स से कंसल्ट करके उसका वहीं से इलाज करवाया। राजवीर को होश आने के बाद उसने उसे एक कॉटेज में शिफ्ट कर दिया। राजवीर को अपने ख्यालों में खोया देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, थैंक्स बोलकर आपने तो दोस्ती की अहमियत ही खत्म कर दी। मानते हैं बीच में हमारे बीच डिफरेंसेस आ गए थे, पर इससे ये बात तो नहीं बदलती ना कि हम आपके दोस्त हैं, और अगर आप हमारी जगह पर होते तो आप भी वही करते जो हमने किया। वैसे भी अभी तो हमें मिलकर नवीन को भी इंसाफ दिलाना है। हमारे लिए तो यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि इस सब के पीछे लाला साहब हैं। लाला का नाम सुनते ही राजवीर के चेहरे के भाव बदलने लगे। एक तरह का दर्द और गुस्सा उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। अपने मन में चल रहे उसी तूफान के साथ वो बोले, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस आदमी को मैंने अपना आदर्श माना था, पिता नहीं तो पिता से कम भी नहीं समझा था, वो मुझे ऐसे छलेगा। उस आदमी की असलियत इतनी काली होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। राजवीर की ऐसी हालत देखकर अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राज, मेरे दोस्त, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, पर वक्त आ गया है कि हम लाला को उसके गुनाहों की सज़ा दिलाएं। हमारे दोस्त नवीन ने अपनी जान कुर्बान करके जो हमें राह दिखाई थी, हमें उस पर चलकर उसे इंसाफ दिलाना होगा। उसके नाम पर लगे गद्दार के दाग को मिटाना होगा। एक देशभक्त को उसका सम्मान लौटाना होगा। अभिमन्यु की बात सुनकर राजवीर की आंखों में खून उतर आया और वो बोले, ठीक कहा दोस्त, अब चाहे जो हो जाए, लाला को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। अभिमन्यु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ये हुई ना बात, अब बताओ क्या करना है हमें। राजवीर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जैसा कि हम जान चुके हैं कि इन सब के पीछे लाला का हाथ है और वे कितना शातिर है वो भी हम देख ही चुके हैं, इसलिए उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। राजवीर की बात सुनकर अभिमन्यु भी सोच में पड़ गया, पर तभी राजवीर ने एक विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर राजा तक पहुंचना हो तो सबसे अच्छा रास्ता उसकी प्रजा में शामिल होना होता है। राजवीर की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, जिसे देखकर राजवीर बोले, ठीक हुए मुझे लगभग 3 महीने हो चुके थे और छुपकर रहने की वजह से मैं अपनी असली पहचान के साथ जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने भेस बदलकर लाला और उसके अड्डों के बारे में पता करना शुरू किया। उसका एक टेररिस्ट गैंग भी चलता है, जिसके कुछ आदमियों से मैंने दोस्ती कर ली है। उनके सामने इस देश के प्रति अपनी नफरत को जताकर
बहुत जल्दी वो लोग मुझे अपने बॉस से भी मिलवाने वाले हैं। राजवीर की बात सुनकर अभिमन्यु परेशान होते हुए बोला, लेकिन राज, इसमें तो बहुत खतरा है। अगर लाला ने तुम्हें पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अभिमन्यु की बात सुनकर राजवीर ने कहा, नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि लाला कभी भी डायरेक्ट अपने आदमियों से नहीं मिलता। वो बहुत चालाक है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कभी भी उस पर कोई भी खतरा आए। और रही बात उसके आदमियों की, तो मैंने कई बार उनकी जान बचाकर उनका भरोसा जीत लिया है। अभिमन्यु अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था, पर राजवीर का भरोसा देखकर उसने उसकी बात मान ली और बोला, उधर नैना और बाकी कैडेट्स भी लाला के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नैना का नाम सुनते ही एक पल के लिए राजवीर की धड़कन रुक सी गई और उसकी आंखों के सामने से नैना से बिछड़ने का वो आखिरी पल गुजर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज। गूंजता हूँ जो दिल में तो है ना क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। वहीं अभिमन्यु ने राजवीर को बताया कि नैना चाहती है कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाए, तो वो अपने बाबा साहब की मदद से उसकी पोस्टिंग दिल्ली करवाने की कोशिश करेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर राजवीर को हैरानी हुई और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन तुमने तो बताया था कि नैना और बाकी कैडेट्स तुमसे नाराज हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? राजवीर की बात सुनकर अभिमन्यु एक मुस्कान के साथ बोला, दोस्त, वो हमसे नाराज हैं, पर हम तो उनसे नाराज नहीं है ना। उन सबकी सुरक्षा के लिए हमारी नज़र उन पर हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठा ले और किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। राजवीर को अभिमन्यु की बात समझ आई और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सॉरी यार, मैं जानता हूँ उनकी तुम्हारे लिए नाराजगी का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से वो। राजवीर की बात पूरी करने से पहले ही अभिमन्यु बोला, कुछ समय पहले हमें भी ऐसा लगता था और अपनी इसी गलत सोच की वजह से हम तुमसे ही लड़ बैठे थे। लेकिन जब हमने तुम्हारा और तुम्हारे कैडेट्स का रिश्ता देखा, उनका तुम पर और तुम्हारा उन पर भरोसा देखा, तब हमें समझ आया कि प्यार और इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि कमानी पड़ती है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं राज, बहुत मानते हैं तुम्हें। वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर कैप्टन राजवीर इमोशनल हो गए, जिसे देखकर अभिमन्यु ने बात घुमाते हुए उससे पूछा, अच्छा ये सब छोड़ो और हमें ये बताओ कि तुमने हमसे नैना और बाकी कैडेट से अपनी जिंदा होने की खबर छुपाने के लिए क्यों कहा? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जाने से वो सब कितने दुखी हैं, खासकर नैना। बाय द वे, हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए, नैना को इस साल बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये सुनकर राजवीर की आंखों में चमक आ गई और उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नैना से वादा लिया था कि वो बेस्ट कैडेट बनकर दिखाएगी और एक अच्छे सिपाही होने की परंपरा जो नवीन ने शुरू करी थी उसे आगे बढ़ाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अभिमन्यु की बात से उसका ध्यान टूटा। इतना ही नहीं, वो तो तभी राजवीर अभिमन्यु की बात काटते हुए बोला, अभी आज के बाद इस मिशन के अलावा तुम नैना की कोई बात मुझसे नहीं करोगे। राजवीर की बात से अभिमन्यु चौंक गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो राज? तभी राजवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, चौहान साहब, इस वक्त हम जिस राह पर चल रहे हैं उसमें और किसी भी जज्बात के लिए जगह नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, लेकिन अगर तुम बार बार नैना की बात मेरे सामने करोगे तो मैं कमज़ोर पड़ने लगूंगा, जो कि मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी दिल की भावनाएं मेरी और मेरी मंजिल के बीच आ सकती हैं, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता।
मैं हर उस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ जो किसी भी तरह से मुझ पर असर डाले। और रही बात मेरे जिंदा होने की खबर छुपाने की, तो चौहान साहब, मेरी गैर मौजूदगी ही उनके आगे बढ़ने की वजह है। मेरे ना होने का दर्द ही उन्हें हिम्मत दे रहा है अपने चुने रास्ते से ना भटकने का। मेरी मौत उन्हें उनका मकसद याद दिलाती है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में उन्हें ना तो टूटना है और ना भटकना है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो उनका दर्द खत्म हो जाएगा और साथ ही उनकी फाइटिंग स्पिरिट भी। इसलिए मिशन के पूरा होने तक उनका जख्म हरा रहना जरूरी है। ये मेरी तरफ से मेरे कैडेट्स के लिए आखिरी ट्रेनिंग होगी। कुछ पल रुककर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और एक बात, मैं नैना की नज़रों में मर चुका हूँ। अगर मैं अभी उसके सामने आया और मिशन पूरा होते होते मुझे कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं दोबारा उसे रुलाना नहीं चाहता। राजवीर की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे गले लगा लिया और मन में सोचा, हमें तुम पर गर्व है मेरे दोस्त। तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई तुमसे इतना प्यार करता है कि उसके प्यार की ताकत तुम्हें कुछ होने नहीं देगी। दूसरी तरफ शेखावत हाउस में मेघा ने पलटकर देखा और कहा, जी आप कौन? तभी मिस्टर और मिसेस शेखावत वहां आ गए और मिस्टर शेखावत बोले, अरे आओ बेटा, मेरे पास अभिमन्यु का फ़ोन आया था। उसने बताया कि तुम उसकी रिश्तेदार हो और पहली बार दिल्ली आई हो। तुम यहाँ बेझिझक रह सकती हो। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है? मिस्टर शेखावत की बात सुनकर सामने मौजूद लड़की बोली, नैना सिंह। मिस्टर शेखावत ने हाँ में सिर हिलाया और मेघा से कहा, मेघा, ये राज के दोस्त अभिमन्यु के रिश्तेदार हैं और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अपने पापा की बात सुनकर मेघा ने हाँ में सिर हिलाया और नैना को गेस्ट रूम में ले गई और उससे कहा कि उसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता सकती है और वो यहाँ आराम से रहे। नैना ने भी मेघा का शुक्रिया अदा किया और मेघा वहाँ से चली गई। मेघा के जाते ही नैना ने चैन की सांस ली और मन ही मन कैप्टन अभिमन्यु को थैंक्स कहा। उसे याद आया कि कैसे उसने उस दिन राजवीर के घर से लौटते टाइम अभिमन्यु से मदद मांगी थी कि वो कैसे भी करके उसे राजवीर के घर के अंदर पहुंचने में हेल्प कर दे। उसकी बात मानकर अभिमन्यु ने मिस्टर शेखावत को फ़ोन करके नैना को अपना रिश्तेदार बताया और उसने उनके घर में कुछ दिनों के लिए रहने की रिक्वेस्ट भी की, जो कि उन्होंने बहुत आसानी से मान ली। रात के वक्त नैना छत पर गई। वहीं दूसरी तरफ राज भी छत पर था और दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए थे। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काए थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 6। खिड़की से आती सूरज की किरण नैना के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंख खुल गई। वो बेड पर अलसाई हुई सी उठकर बैठ गई। आज कैप्टन राजवीर के घर में उसका पहला दिन था। थोड़ी देर में तैयार होकर वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मिस्टर शेखावत बस डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र नैना पर गई और वो बोले, अरे नैना बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ नाश्ता कर लो आकर। नैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और नाश्ता करने बैठ गई। घर की मेड शीला ऑलरेडी टेबल पर नाश्ता रख चुकी थी। नैना की नज़रें बार बार इधर उधर जा रही थीं, जिसे देखकर मिस्टर शेखावत बोले, बेटा आप नाश्ता करना शुरू करो, बाकी सब आ जाएंगे। ये कहते हुए उनकी आवाज़ में एक उदासी थी जो नैना ने पढ़ ली थी। फिर भी नैना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी वहाँ मेघा आई और एक प्लेट में नाश्ता निकाल कर ले जाने लगी।
जिसे देखकर उसके पिता बोले, ये क्या अयान के लिए ले जा रही हो? मेघा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। शेखावत साहब का चेहरा उतर गया। उनको इस तरह दुखी देखकर नैना बोली, आप सबसे तो मैं मिल ली, पर अयान, उससे अभी तक मिलने का मौका नहीं मिल पाया। कहाँ है वो? नैना की बात सुनकर मिस्टर शेखावत बोले, तुम क्या बेटा, उससे तो मैं भी इतने दिनों से नहीं मिल पाया। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे नैना ने देख लिया और बहुत अपनेपन से कहा, क्या बात है अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? इतने दिनों से खुद को संभाल रहे मिस्टर शेखावत आज खुद को रोक नहीं पाए और रोते हुए बोले, अयान को राज के जाने का सदमा लगा है और इस वजह से उसने सबसे बोलना बात करना बंद कर दिया है। ये सुनकर नैना को मन ही मन बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, राज? ये देखकर मिस्टर शेखावत बोले, मेरा बड़ा बेटा कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत, जो इंडियन आर्मी में था। उन्होंने नैना को राज के बारे में वो सब बताया जो वो जानते थे, कि कैसे उनके बेटे को गद्दार घोषित कर दिया गया। उन्होंने नैना को अयान की हालत के बारे में भी बताया और ये भी कि राज के बारे में पता चलने के बाद कैसे उसने सबसे बात करना बंद कर दिया है। नैना को ये सब जानकर बहुत तकलीफ हुई और उसने मन ही मन कहा, आपका बेटा गद्दार नहीं है, ये बात मैं साबित करके रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। नैना ने मिस्टर शेखावत को ढांढस बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप हिम्मत मत हारिए। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। वहीं अयान के कमरे में मेघा उसे नाश्ता करने के लिए कह रही थी, पर वो उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बस चुपचाप बैठा हुआ था। इतने दिनों से उसे इस तरह से देखकर मेघा के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में रोते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो अयान? हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम इस तरह से कर रहे हो, क्या चाहते हो? बोलो अयान। अयान ने मेघा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो वहां से रोते हुए जाने लगी। तभी उसके कानों में अयान की आवाज पड़ी, क्या भैया सच में गद्दार थे? अयान की बात सुनकर मेघा हैरानी से उसकी तरफ पलटी और भागते हुए उसके पास आकर बोली, नहीं अयान, भैया गद्दार नहीं थे, वो तो एक सच्चे देशभक्त थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया कोई गलत काम कर सकते हैं? मेघा की बात सुनकर अयान बोला, नहीं, मेरे भैया कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। अयान की बात सुनकर मेघा के चेहरे पर एक सुकून आया, पर तभी अयान फिर बोला, पर क्या बाकी सब लोग इस बात को मानेंगे? वो तो मेरे भैया को ट्रेटर ही कहेंगे ना, उनसे नफरत करेंगे। मेघा को अयान की बातों और आंखों में उसके मन में आए तूफान का एहसास हुआ, जिससे वो सहम गई और वो उसे गले लगाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा अयान, तुम परेशान मत हो। और अगर हुआ तो? अयान ने सहमी हुई आवाज में कहा। मेघा ने उसे और कसकर गले लगा लिया, मानो उसके सारे डर को अपने अंदर समा लेना चाहती हो। दूसरी तरफ नैना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे राजवीर के परिवार की मदद करे। रात हो गई थी और सभी लोग डिनर के लिए नीचे आ गए थे। मेघा बहुत चुप थी, जिसे देखकर मिसेस शेखावत बोली, क्या हुआ मेघा, इतनी चुप चुप सी क्यों हो, कोई बात है क्या? मेघा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मम्मा पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मेघा की बात सुनकर मिस्टर शेखावत ने उसे अपनी बात कहने को कहा। तभी मेघा बोली, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेघा की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। कुछ पल सब उसे देखते रह गए। तभी मिस्टर शेखावत बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मेघा, जानती हो तुम क्या कह रही हो? उनकी बात सुनकर मेघा बोली, हाँ पापा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, कॉलेज खत्म होते ही मैं सीडीएस का एग्ज़ाम दूंगी। खबरदार मेघा, जो दोबारा ये बात दोहराई तो। भूल गई राज के साथ क्या हुआ था वहाँ, और तू उसी जगह पर जाना चाहती है? मिस्टर शेखावत ने कहा, जिसे सुनकर मेघा बोली, कुछ नहीं भूली हूँ मैं, और ना ही कभी भूल सकती हूँ, इसलिए आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ।
ताकि वहाँ रहकर अपने भाई के गुनहगारों का पता लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊं। मेघा की बातें सुनकर नैना को उसमें अपनी ही परछाई नजर आई कि कैसे उसका भी आर्मी ज्वाइन करने का मकसद उसके भाई को इंसाफ दिलाना था। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। तभी मिस्टर शेखावत की सख्त आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आई, जो मेघा पर गुस्सा करते हुए बोले, बस करो मेघा, बहुत बोल चुकी तुम। तेरा भाई हमें छोड़कर जा चुका है, तो क्यों हमें बेऔलाद करना चाहती है? हमारे बारे में ना सही, कम से कम अयान के बारे में तो सोचो। पर पापा मैं पर इससे पहले कि मेघा अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर शेखावत बोले, बस मेघा, आज के बाद अगर तूने ऐसी बात की तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। एक औलाद खो चुका हूँ, अब और एक और को खोने की ताकत नहीं है मुझ में। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मेघा भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मेघा के पास गई, जो अपने कमरे में राजवीर की तस्वीर को पकड़कर रो रही थी। नैना उससे बात करना चाहती थी, पर उसे उस वक्त मेघा को अपने भाई की यादों के साथ रहने देना ज़्यादा ठीक लगा और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। नैना जब अपने कमरे में वापस जा रही थी, तब उसने अयान को अपने कमरे में बैठे देखा और कुछ सोचकर वो रूम में आ गई और उसके पास आकर बैठ गई। अयान वैसे ही बैठा रहा। तभी नैना उससे बोली, हाय अयान, मैं नैना। मैं कल से यहाँ आई हुई हूँ, पर तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अयान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। तभी नैना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारे भैया के फ्रेंड कैप्टन अभिमन्यु की रिलेटिव हूँ और यहाँ दिल्ली कुछ काम से आई हुई हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने के लिए कहा। अयान बस नैना की बातें सुन रहा था, पर कुछ कह नहीं रहा था। नैना ने उससे काफ़ी देर इधर उधर की बातें करी, पर जब अयान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो वहाँ से चली गई। नैना को राजवीर के घर आए अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और वो वहाँ मिस्टर एंड मिसेस शेखावत से काफ़ी घुल मिल गई थी, पर मेघा और अयान से अभी भी दूरी थी। वो अयान से दोस्ती करने की, उससे बातें करने की, उसे हंसाने की कोशिश करती रहती थी। अयान कुछ नहीं कहता था, पर नैना फिर भी कोशिश करती रहती थी, हर दिन हर पल। एक दिन मेघा बालकनी में खड़ी थी। नैना चुपचाप उसके पास आई और उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। नैना ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अपने भैया से बहुत प्यार करती हो ना? मेघा ने उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा से आसमान को देखते हुए बोली, हाँ। नैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके साथ जबान पर कुछ शब्द, तुम्हारे भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, तुम हो ही इतनी प्यारी। मेघा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर नैना बोली, अपने और अपने भैया के बारे में कुछ बताओ ना। वो बहुत प्यार करते थे मुझसे और अयान से। वो हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मेहनत करूं और जीतूं। पर देखिए ना, जो ये सब चाहते थे वही अब मौजूद नहीं है। राजवीर के बारे में बताते बताते मेघा की आंखें भर आईं। नैना की आंखों में भी नमी आ गई, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, वो नहीं मौजूद हैं, पर उनके सपने तो अभी भी मौजूद हैं ना? तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें सबके बीच जिंदा रखने के लिए उनके सपनों का जिंदा रहना ज़रूरी है? मेघा हैरानी से नैना की तरफ देखने लगी और फिर कुछ पल रुककर बोली, मेरे भैया जिंदा हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते और उन्हें ही ढूंढने के लिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर पापा नहीं समझते। नैना ने मेघा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम ये मानती हो कि वो जिंदा हैं, तब भी तुम्हें उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहिए, ताकि जब वो वापस आए तो तुम गर्व से उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सको कि भैया मैंने कर दिखाया। और रही बात आर्मी में जाने की, तो सीडीएस का एग्ज़ाम तुम ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाओगी, तो तुम तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? बिना पढ़े तो वो एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पाएगा और क्या पता तब तक अंकल भी मान जाएं। मेघा नैना की बातों के बारे में सोचने लगी और फिर उसने नैना को गले लगा लिया। नैना ने उसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से जाने लगी। तभी मेघा बोली, दीदी। एक पल को नैना चौंक गई। तभी मेघा ने उसके पास आकर कहा, क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? नैना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई।
मेघा ने जो वादा किया था उसने अगले ही दिन से उसे निभाना शुरू कर दिया। मेघा में आए इस बदलाव को देखकर मिस्टर और मिसेस शेखावत को भी सुकून मिला था। नैना भी बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। अब उसे चिंता थी तो बस अयान की। नैना ने मिस्टर शेखावत से कहा कि उसकी मासी यूएस में एलए में रहती हैं और उनकी जान पहचान में एक डॉक्टर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो एक बार उन्हें भी अयान की रिपोर्ट दिखाना चाहती है। नैना के कहने पर मिस्टर शेखावत ने उसे अयान की रिपोर्ट्स दे दी। नैना ने रात में डॉक्टर फर्नांडिस के साथ एक ऑनलाइन वीडियो कॉल करी और साथ ही अयान की रिपोर्ट्स मेल करी। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने जो नैना को बताया उसे सुनकर वो हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि अयान की रिपोर्ट्स के हिसाब से अब वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, बस वो हिम्मत नहीं कर रहा है। नैना ने डॉक्टर को अयान की मेंटल स्टेट के बारे में भी बताया कि कैसे राजवीर के साथ हुए हादसे से उस पर कितना असर पड़ा है। डॉक्टर ने उससे कहा कि जब तक अयान खुद नहीं चाहेगा तब तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सब कुछ उसके खुद के हाथों में है। कॉल ख़त्म होने के बाद वो सोच में पड़ गई। उस दिन के बाद से वो लगातार कोशिश करती रहती थी अयान से बात करने की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। नैना को आए हुए अब लगभग 1 महीना हो चुका था। वो उस घर में पूरी तरह से रम गई थी। आज नैना नाश्ते के बाद अयान के कमरे में गई और उसे बाहर ले आई। उसने सबसे कहा कि वो अयान को बाहर गार्डन में ले जा रही है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा है। नैना अयान के साथ बाहर थी कि तभी घर में आर्मी से कुछ लोग आए। वो लोग कैप्टन राजवीर का सामान लेकर आए थे। इतने दिनों से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के चलते सामान आज दिल्ली हेडक्वार्टर से रिलीज़ हो पाया था। वो लोग सामान रखकर चले गए। राजवीर का सामान देखकर सबकी आंखें भर आईं। सभी उनका सामान अपने हाथों में लेकर उसे सहला रहे थे। तभी मेघा की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें राज और नैना फ्रेशर्स बॉल में साथ खड़े थे। नैना को राजवीर के साथ खड़ा देखकर सब चौंक गए। उधर गार्डन में नैना ने अयान से बात करना शुरू करी। तभी बाकी सब बाहर आ गए और दूर खड़े होकर नैना और अयान को देखने लगे। नैना ने बोलना शुरू करा, अयान, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितने बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। वो हमेशा सच के लिए लड़ते थे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर वो सच का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। अयान बेजान सा बैठा नैना की बातें सुन रहा था। तभी नैना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे भैया के पीछे कुछ बुरे लोग पड़ गए। वो उन्हें मारना चाहते थे। उन लोगों ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। पर फिर एक दिन वो कामयाब हो गए। उन्होंने तुम्हारे भैया को पकड़ लिया और बहुत तंग किया, पर वो वहाँ से भाग निकले। तुम्हारे भैया भागते जा रहे थे और वो लोग उनके पीछे भाग रहे थे। वो चारों तरफ मदद के लिए देख रहे थे कि कोई तो उनकी मदद कर दे, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बस भागते जा रहे थे कि तभी वो गिर पड़े। अचानक अयान उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाया, मैं आ गया भैया। अयान को यूं अपने पैरों पर खड़ा देखकर सब चौंक गए। नैना को राजवीर के साथ तस्वीर में देखने के बाद क्या होगा सबका रिएक्शन? क्या नैना सबको अपनी सच्चाई बता देगी? क्या सब उस पर यकीन करेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको एपिसोड 7। अयान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। भैया, आई मिस यू, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई मिस यू अ लॉट। अयान को रोता देखकर नैना दौड़कर उसके पास आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, अयान रो मत, तुम्हारे भैया वापस आ जाएंगे। अगर तुम दिल से बुलाओगे तो वो पक्का आएंगे, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नैना की बात सुनकर अयान उसे देखने लगा और फिर रोते हुए उसके गले लग गया। मिस्टर एंड मिसेस शेखावत और मेघा दूर से खड़े ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो लोग नैना के पास आ गए। नैना उन लोगों को देखकर चौंक गई, पर वो समझ चुकी थी कि उन लोगों ने सब कुछ देख लिया है।
वो चुपचाप खड़ी हो गई। मिसेस शेखावत नैना को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा मेरा बेटे से कोई बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन अब मैं सारा सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। नैना ने एक पल उन्हें देखा और फिर बोलना शुरू किया। मेरा नाम नैना सिंह आलूवालिया है, लेफ्टिनेंट नैना सिंह आलूवालिया। मैं कैप्टन नवीन सिंह आलूवालिया की बहन हूँ। नवीन का नाम सुनकर सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी मिस्टर शेखावत बोले, नवीन तो राज का बहुत अच्छा दोस्त था, पर नवीन तो अब इस दुनिया में। ये कहते कहते वो चुप हो गए। उनकी बात सुनकर नैना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, नवीन भैया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में ही आज कैप्टन राजवीर हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कहकर नैना उन सबको नवीन के बारे में बताती है और कैप्टन राजवीर की उनके दुश्मनों के खिलाफ छिड़ी जंग के बारे में भी बताती है। सभी की आंखें नम हो गईं और मिस्टर शेखावत बोले, आज मेरे बेटे की वजह से मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो गया है। वो ना सिर्फ एक अच्छा सिपाही था, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान भी दे। वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी नैना उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं अंकल, कैप्टन राजवीर को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ हैं, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कहीं तो हैं और बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। नैना की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक दुख भरी मुस्कान आ गई, पर मिसेस शेखावत बस उसे देखे जा रही थीं। वो नैना के पास आईं और उससे बोली, बाकी सब कुछ जो तुमने कहा वो तो मैं समझ गई, पर एक बात मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई। राज तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भाई के लिए है, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तुम यहाँ क्यों आई और हमारी इतनी मदद क्यों करी। राज की माँ की आंखों में कई सवाल थे और शायद जवाब भी, पर कहीं ना कहीं वो नैना के मुंह से सुनना चाहती थी। नैना ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। नहीं जानती कि कभी उनसे मिल पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा हैं। अगर मैं उनसे नहीं भी मिल पाई तब भी मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती सिवाय एक शर्त के कि प्यार शर्तों पर नहीं होता। आई एम सॉरी कि मैं झूठ बोलकर इस घर में आई। मैं आप लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख पाई। मैं बस आप लोगों के पास रहकर आपकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे माफ़। वो इतना बोल ही पाई थी कि तभी मिसेस शेखावत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान ने बेटे को दूर कर दिया लेकिन एक बेटी दे दी। बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया उतना तो सगे भी नहीं करते। जिससे तुम प्यार करती हो वो जिंदा है या नहीं इसकी परवाह किए बिना उसके परिवार के लिए इतना कुछ किया, बदले में बिना कुछ चाहे। सच कहूँ तो तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मेरी मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। आज तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन कर रहा है। भगवान इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन आज एक वादा हम सब तुमसे करते हैं कि आज के बाद इस घर में कोई उदास नहीं होगा। सभी ने हाँ में सर हिलाया और मिसेस शेखावत ने नैना का माथा चूम लिया। थोड़ी देर बाद सब अंदर आ गए। मेघा ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए और उन्होंने अयान का चेकअप किया और सब कुछ नॉर्मल बताया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी भैया नहीं है तो क्या हुआ, दीदी तो हैं। जब तक भैया आएंगे तब तक तो मैं दौड़ने भी लग जाऊंगा। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा और नैना ने मुस्कुरा दिया। देखते देखते कुछ और हफ्ते बीत गए। अयान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। इसी बीच मेघा का रिजल्ट भी आ गया था। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था और इस वजह से सब बहुत खुश थे। वहीं नैना ने मिस्टर शेखावत को कन्विंस कर लिया कि वो मेघा को सीडीएस का एग्ज़ाम देने दें। शुरू में उन्होंने मना किया, पर नैना के समझाने पर वो मान गए। मेघा काफ़ी खुश थी। इस बीच नैना और बाकी सभी कैडेट्स की पोस्टिंग के ऑर्डर्स भी आ गए थे। कैप्टन अभिमन्यु की मदद से नैना की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, हुड्डा की लद्दाख में, अली और पूजा की पंजाब में, आलेख की हिमाचल में और यूडी की गुजरात में पोस्टिंग ऑर्डर्स आ गए।
उधर शरी ने लाला के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर लिए थे, पर अभी तक लाला का कन्फेशन नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी तरफ राज लाला के गैंग में शामिल हो चुका था और उसने सबका भरोसा भी जीत लिया था। वहीं नैना को अभिमन्यु की मजबूरी का एहसास हो गया था और उसने कैप्टन अभिमन्यु को माफ़ कर दिया था, और उसके कहने पर बाकी सब ने भी। नैना ने दिल्ली हेडक्वार्टर्स ज्वाइन कर लिए और साथ ही वहीं से मिले आर्मी हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो गई, ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना हो और वह हेडक्वार्टर्स के पास भी रह सके। ऐसे ही 1.5 महीना और बीत गया। अगले महीने 15 अगस्त था, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। गैंग में शामिल होने के कारण राज को पता चला कि ये लोग 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, और उसके बाद लाला लंदन शिफ्ट होने वाला है, खुद को मरा हुआ दिखाकर। राज ने मौका देखकर ये बात अभिमन्यु को बता दी। हुड्डा, आलेख, पूजा, यूडी, अली, इन सबको स्पेशल ड्यूटी के लिए दिल्ली बुलाया गया। 15 अगस्त से 3 दिन पहले नैना के मम्मी पापा भी दिल्ली आ गए, क्योंकि केएमएस से निकलने के बाद नैना एक भी बार अपने घर नहीं जा पाई थी। वो सब राज के घर पर रुके थे। 14 अगस्त की रात को लाला अपने आदमियों के साथ 15 अगस्त का प्लान डिस्कस कर रहा था और पिछले कारनामे बड़े गर्व से बता रहा था। इतने दिनों से मौके की तलाश कर रही शेरी ने छुपकर कमरे के दरवाजे के लॉक से सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और नैना को मेल कर दी। लाला का कन्फेशन मिलने से सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इतने दिनों से इसी का इंतज़ार था। तभी नैना ने गुस्से से कहा, लाला अब तो तू गया। रात हो चुकी थी। नैना मंदिर में खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ राज एक शांत जगह पर खड़ा हुआ था। नैना ने माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, माता रानी, कल सही और गलत की आखिरी जंग है और कल मुझे जीतने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ते लड़ते अब मैं थक चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सब ठीक हो जाएगा। बस मेरे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ राज ने खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस आज की रात नैना, बस कुछ और घंटे। मेरा दिल कहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। झूठ चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन अपने घुटने टेक ही देता है। कल हमारी जीत होगी नैना। इतने महीने मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हर रोज़ एक मौत मरा हूँ, लेकिन अब बस कल तक का इंतज़ार, उसके बाद हम साथ होंगे। क्या होने वाला है 15 अगस्त को? क्या राज, नैना और बाकी सब लाला का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। And don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching. चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको, एपिसोड 8। 15 अगस्त का दिन आ गया था। सुबह 10 बजे फ्लैग होस्टिंग होनी थी, लेकिन नैना और उसके साथियों ने सुबह सुबह ही जाकर लाला और उसके साथियों के खिलाफ सारे सबूत आदमी को दिखा दिए और कोर्ट में जमा भी करवा दिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु ने राज के जिंदा होने और उसने अब तक जो कुछ भी किया सब कुछ ब्रिगेडियर चंदोक को जाकर बताया और साथ ही आतंकवादियों का पूरा प्लान भी बता दिया। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि लाला को इसकी ज़रा सी भी भनक ना पड़े कि उसकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। शेरी भी नैना और बाकी सबके पास नैना के हेडक्वार्टर पर पहुंच गई। वो सभी लोग रेड फोर्ट जाने के लिए तैयार थे। कुछ देर में उन सबको रिपोर्ट करना था। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, नैना, आज हमारा मकसद पूरा होने जा रहा है। नैना अपने ख्यालों में खोई हुई थी और नवीन के जाने के बाद से केएमए के अपने सफ़र को याद कर रही थी। अभिमन्यु की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बोली, हाँ सर, मकसद तो पूरा हो रहा है। बस एक अफसोस है मन में कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। अभिमन्यु को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि नैना के मन में नवीन और राजवीर को खोने का दुख उभर रहा है।
उसने मन ही मन कहा, नैना बस कुछ वक्त और, उसके बाद तुम्हारा राज तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पास होगा। अभिमन्यु नैना के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, नैना अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, इसलिए निराश मत हो, बस अपना फर्ज निभाओ। नैना ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नैना की बात सुनकर अभिमन्यु बात घुमाते हुए बोला, मतलब कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये कहकर अभिमन्यु ने गाड़ी रेडफोर्ट की तरफ ले ली। रेडफोर्ट पहुंचकर सभी ने रिपोर्ट किया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सभी अपनी अपनी टीम को अच्छे से लीड कर रहे थे, साथ ही एक दूसरे से लगातार टच में थे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और बाकी मिनिस्टर्स, जिनमें लाला भी शामिल था, रेडफोर्ट पहुंच गए। लाला को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी करतूतें सामने आ चुकी हैं। रेडफोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही सब अपनी तैनाती में थे और आसपास होने वाली हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए थे। वो सब लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और आपस में एक एक पल की खबर दे रहे थे। फ्लैग होस्टिंग में आने वाले कुछ लोगों के हाव भाव पर आलेख को शक हुआ और उसने बाकी सबको इसके बारे में आगाह कर दिया। फ्लैग होस्टिंग से लगभग आधा घंटे पहले रेडफोर्ट के ऊपर कुछ फाइटर जेट्स की गतिविधि दिखना शुरू हो गई। ये देखते ही सब चौकन्ने हो गए। तभी वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, पर पहले से जानकारी होने के कारण हमारी सेना भी पूरी तरह तैयार थी। हमारी सेना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। आर्मी की एक टीम प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स और सिविलियंस को कवर देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही थी। वहीं बाकी सब आतंकवादियों को पकड़ने में लगे हुए थे। वहीं रास्ते में हुड्डा ने पीएम को एक माइक्रोफोन दिया और कहा, सर आप ये माइक्रोफोन लगा लीजिए, जिससे कोई ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। पीएम ने हाँ में सर हिलाया और सबके साथ चले गए। इंडियन आर्मी आतंकवादियों पर भारी पड़ रही थी। तभी एक आतंकवादी ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला कर रही नैना पर गोली चला दी। तभी किसी ने नैना को अपनी तरफ खींच लिया और उस आतंकवादी को गोली मार दी। अचानक से खींचने की वजह से नैना की आंखें बंद हो गई थीं, पर तभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं। वो एक टक नैना को देख रहा था और नैना भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। एकदम से नैना के मुंह से निकल गया, कैप्टन राजवीर। उसने उस आदमी के चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाया और एकटक देखती रह गई। उसके सामने राज ही खड़ा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनके लिए वो पल वहीं ठहर गया था। चेहरों पर कोई भाव नहीं, बस आंखों में भरपूर प्यार और सुकून। दूसरी तरफ लाला मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब बस कैसे भी करके उसे खुद को मरा हुआ दिखाना था। वह प्रधानमंत्री के पास गया और बोला, सर मैं खुद बाहर जाकर चीज़ें देखना चाहता हूँ और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। लाला की बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, आप पूरी तरह से तैयार हैं इस कदम के लिए, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। प्रधानमंत्री की बात सुनकर लाला मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, खतरा तो आप सबके लिए है, मेरी तो लॉटरी की चाबी है। वो फिर से नाटक करते हुए बोला, सर हम इस देश के संचालक हैं, हम ऐसे डरकर नहीं बैठ सकते। अगर हम घबराएंगे तो देशवासियों और सेना को हिम्मत कैसे मिलेगी। इसलिए चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, चाहे मेरी जान पर क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वेरी गुड लाला साहब, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। पीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा और लाला वहाँ से बाहर आ गया। बाहर का नज़ारा देखकर वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी मंजिल बहुत करीब नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके नैना के सभी दोस्त आ गए और राज को देखकर शॉक्ड रह गए। कुछ देर तो उन सबको कुछ समझ ही नहीं आया, पर फिर उन्होंने होश संभाले और राज के गले लग गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने आंसू पोंछते हुए यूडी बोला, सर
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने हैं, वो भी जिंदा। तभी यूडी की बात को आगे बढ़ाते हुए हुड्डा बोला, यस सर, लेकिन आप ब्लास्ट से बचे कैसे? उन सभी की आंखों में बहुत सारे सवाल थे, जिसे भांपते हुए राजवीर बोला, मुझे कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान ने बचाया था हुड्डा। राजवीर की बात सुनकर सब हैरान रह गए। तभी राजवीर बोला, कैसे बचाया ये बाद में बताऊंगा, अभी हमें मिशन का आखिरी स्टेप पूरा करना है। हमें उस लाला को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना है। राज की बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया। राज ने एक नज़र नैना को देखा, जो बस उसे ही देखे जा रही थी, और फिर वहाँ से चला गया। राज के जाते ही पूजा नैना से शरारती अंदाज में बोली, ओए नैना, अब तो खुश हो जा, अब तो तेरा शाहरुख भी वापस आ गया है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर एक मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। लाला ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा, ये आर्मी वालों को कैसे हमले की खबर लग गई और इन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे कर लिया। पर फिर खुद को ही समझाते हुए बोला, अरे ये आर्मी वाले भी हाथ में दही जमाए थोड़ी बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ही ना। बस अब मुझे तो अपने ऊपर चलने वाली गोली का इंतज़ार है। वहीं आर्मी ने लगभग सारे आतंकवादियों को मार गिराया था और बचे हुए को गिरफ्तार कर लिया था। तुरंत ही रेड फोर्ट पर सारी चीज़ें सही होने लगी और कुछ ही देर में पीएम के साथ सारे मंत्री और सिविलियंस बाहर आ गए। शेरी भी उन सब के साथ बाहर आ गई। ये सब देखकर लाला घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? प्लान के मुताबिक तो अब तक मुझ पर हमला हो जाना चाहिए था, पर यहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाला ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने आदमियों से फ़ोन पर बात करने लगा। वहीं प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आगे बढ़े। तभी ब्रिगेडियर चंदोक उन्हें रोकते हुए बोले, रुकिए सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, कहिए। ब्रिगेडियर अपनी बात पूरी करते हुए बोले, सर, इस झंडे की शान तब तक खतरे में है जब तक हमारे घर में ही देशद्रोही छुपे हुए हैं। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री चौंकते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? सर, एक देशद्रोही के यहाँ मौजूद होते हुए आज़ादी के जश्न को मनाना क्या ठीक होगा? क्यों लाला साहब? ब्रिगेडियर चंदोक ने लाला की तरफ देखकर कहा। यह सुनकर लाला सन्न रह गया। तभी पीएम बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर चंदोक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वो सभी सबूत प्रधानमंत्री को दिखाते हैं और सारी बात बताते हैं। लाला गुस्से और घबराहट से तिलमिलाते हुए बोला, ये सब झूठ है और ये सबूत भी नकली हैं। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज़ आई, ये सबूत नकली हैं, पर क्या आपका कन्फेशन भी नकली है, जो इस वक्त पूरा देश टीवी पर देख रहा है, पापा? लाला एकदम चौंक गया, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी शेरी खड़ी हुई थी। क्या होगा राज और उसके साथियों का अगला कदम? क्या इस बार भी लाला खुद को बचा पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।